स्टूडेंट्स, देखिए आज की क्लास में अगले टॉपिक पे आते हैं इरेशनल नंबर्स 7.2 एक्सरसाइज 1.2। तो उसमें इरेशनल नंबर से शुरू कर रहे हैं। देखो वो होता क्या है इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो नंबर सिस्टम को एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, फिर जाके वहां से इसको रिलेट करते हैं। तो देखो अब तक जो हमने नंबर्स पढ़े हुए हैं उन पे बात करते हैं। ठीक है, जैसे रियल नंबर 9 लिख दिया, बना दिया, यहाँ पर 0 है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर अगर डिनोट करना हो तो कहाँ से? 1 से होता है ना। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, ऐसे चलता चला जाता है। वर्ड काउंटिंग वाले जितने नंबर्स हैं नेचुरल नंबर सारे लिखते। चलो और बढ़ाते हैं, 0 और ले लेते हैं। तो अब ये क्या हो गया? अब ये होल नंबर्स हो गया, सेट ऑफ होल नंबर्स W हो गया। तो चलो ठीक है, ये भी ले लिए। चलो नेगेटिव में भी जाते हैं। तो नेगेटिव में मैंने ये लेने शुरू कर दिया, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे करके सारे लिखे उधर इनफाइनाइट तक, -इन्फिनिटी तक सब ले लिए। तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया सेट ऑफ इंटीजर्स सारे ले लिए हमने। नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स, 0 और नेचुरल नंबर, ये सब क्या है? इंटीजर्स ले लिए। अब भी रहता है, हाँ, जो अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा था, पिछले एक्सरसाइज, रैशनल नंबर बहुत सारे। चलो रैशनल नंबर्स, अब वहाँ हमने एक जो चीज पढ़ी थी कि इनके भी बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ मैं 1/2 दिखा दूँ, यहाँ पर 3/2 दिखा दूँ, ऐसे करके बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, -1/2, -3/2, ऐसे बहुत मिलेंगे। देर आर कोई भी दो लोगों 2 और 3, किसी के भी बीच बहुत सारे रैशनल नंबर्स मिलेंगे। क्या सारे रैशनल नंबर्स में चलो काउंट कर लेता हूँ, कवर कर लेता हूँ। क्या अब भी कोई बचा हुआ है? क्या अभी भी कोई ऐसा बचा हुआ है जो नंबर, या फिर पूरी लाइन कवर हो गई है? नहीं, अभी कवर नहीं है, अभी भी बहुत सारे नंबर छूट गए हैं। मतलब कुछ ऐसे देयर आर सो मेनी नंबर्स जो कि अब तक जो मैंने यहाँ बताया, ना तो वो नेचुरल है, ना तो वो इंटीजर है, ना वो होल नंबर है, ना वो रैशनल है, ऐसे भी बचे हुए हैं। जैसे कि ऐसे आपने कुछ पढ़ा होगा, कई जगह देखा होगा। चलो मैं ये लिख देता हूँ, √3, √2। ठीक है ना। अब आप कहोगे नहीं, इसको तो हम रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे। तो मैंने बोला था कि रैशनल की तरह करोगे, दिखाओगे, सोचोगे, अब ट्राई करने की कोशिश करोगे। तो रैशनल होता क्या? रैशनल तो भाई P/Q की फॉर्म होती है, जहाँ पर P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं, और नीचे वाली ये जो है ये नॉन जीरो होना चाहिए। तो क्या ये बन पा रहा है वैसे P/Q? चलो अपॉन में 1 बना देते हैं। क्या ये बन पा रहा है P/Q? ऊपर P होना चाहिए, ऊपर भी एक इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर। चलो हाँ, तो डिनोमिनेटर में इंटीजर है 1, तो क्या √3 इंटीजर है? नहीं, ये तो है ही नहीं। √3 इंटीजर छोड़ना है, √3 डेसिमल में आएगा अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। ठीक है ना, डेसिमल में आएगा तो वो तो इंटीजर ही नहीं हुआ, इंटीग्रल पार्ट ही नहीं हुआ। ठीक है ना, तो कुल मिला के ये रैशनल ही नहीं है। ठीक है ना, अब तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हुए हैं अब तक, वो सारे रैशनल नंबर्स थे, ऑल आर रैशनल। ठीक है ना, पाई नहीं होता है, वो मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, ज़्यादा प्रूफ नहीं है उसके बारे में मैं बता दूंगा आगे चलकर। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स जो है इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे हैं। जैसे √3 को आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट निकालोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट करके, तो 1.732 आता है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 1.732 का मतलब है यहाँ पर कहीं, थोड़ा यहाँ पर, मतलब 3/2 से थोड़ा सा आगे यहाँ कहीं √3 आएगा। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम के बिहाफ से नंबर 9 पर उन्होंने ही फर्स्ट टाइम क्या करा था कि इरेशनल नंबर्स को डिनोट करके या फिर रिप्रेजेंट करके नंबर लाइन पर दिखाया हुआ था, इरेशनल नंबर को। ठीक है, देखो अब आपको बैकग्राउंड समझ आ गया होगा। देखो इरेशनल नंबर जनरली वो है जिसको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब कांट बी रिटर्न, कांट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिसको P/Q की फॉर्म में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे इरेशनल मतलब रैशनल ना हो, जैसे इस वर्ड से पता लग रहा है कि वो नंबर जो रैशनल नहीं है, जो रैशनल नहीं है तो वो डेफिनेशन नहीं सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तभी तो वो रैशनल नहीं है। जो कल बताई थी लास्ट क्लास में, P/Q की फॉर्म में होनी चाहिए, P/Q इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है ना, और Q=0 होना चाहिए। रट लो ये डेफिनेशन को, बार बार यूज होगी आगे मैथ्स में हर जगह। ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो वो चीज़ है आपके यहाँ पर, जो इतना यहाँ पर ये थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, ये सब वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही लिखा हुआ है इन्होंने भी डेफिनेशन में, फॉर्मली डेफिनेशन, अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर बोथ इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। एंड ऑल्सो उन्होंने एक और चीज ऐड कर दी, क्योंकि लोएस्ट फॉर्म लेकर चल रहे हैं, तो p and q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 इज कॉल्ड इररेशनल नंबर, जो एक्सप्रेस नहीं हो सकते, ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो देखो मैंने लिखा टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन अ लाइन एल वी यूज द रिजल्ट फ्रॉम ज्योमेट्री नोन एज पाइथागोरियन थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से उन्होंने रिप्रेजेंट करना दिखाया था, वो भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ, वैसे आगे आएगा तो मैं वो भी बता दूंगा, एक बार फिर से बनाता हूँ उसको। जैसे ये देखो, ये ले लेते हैं नंबर लाइन पर, ये 0 1 2 -1 -2। अब जैसे कि मैं ले रहा हूँ √2, देखो √2 इरेशनल नंबर, ये p by q की फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते हैं, लिख के भी देखेंगे तो देखो ये इंटीजर होना चाहिए, वो नहीं है इंटीजर, तो ये एक्सप्रेस नहीं हो सकता p by q की फॉर्म में, तो ये इरेशनल नंबर है। अब इस इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करके आएंगे, तो आपको नहीं भी डेसिमल में बना के हम दिखा देंगे, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि वो डेसिमल भी रुकता नहीं, चलता रहता है, टर्मिनेट नहीं होता, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग थोड़ा बहुत जानते होंगे, पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है ना। थोड़ा एक नया टाइप और पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। तो वो चीज़ ऐसे नहीं दिखानी, तो आप इसको टू द पॉइंट दिखाने पड़ेंगे। तो इसके लिए देखो उन्होंने पाइथागोरस यूज किया। पाइथागोरस में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल पर वर्क करती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में देखो हमने क्या करा, ये एक अगर ये बेस है तो ये हाइपोटेनस, सॉरी हाइट हो जाएगी और ये हाइपोटेनस हो जाएगी, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस, इसको हाँ चलो ठीक है, इसको हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर ले लेते हैं, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, ठीक है, यही होता है ना। तो वही चीज अप्लाई करेंगे, तो इसको उसी तरह लेकर चलते हैं √2, ठीक है। √2 का जैसे कि अगर स्क्वायर करें, ठीक है ना, अगर यहाँ पर ये √2 है तो ये क्या क्या होनी चाहिए, सोच के देखो, इसका स्क्वायर कर दो तो 2 आएगा ना। तो 2 को आप क्या लिख सकते हो, 1 + 1 लिख सकते हो ना, और तो हमें 1 का स्क्वायर और ऐसा कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बने, ठीक है। तो देखो √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 2 को आप 1 + 1 लिखते हो, और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसको भी 1 का स्क्वायर। तो देखो ये साइड 1 होगी, ये साइड 1 होगी, और देखो पाइथागोरियन लग रही है पूरी पूरी, तो इसका स्क्वायर कर दो 1, इसके स्क्वायर कर दो 1, दोनों को ऐड कर दो 2, ठीक है। और उस ये 2 आ गया, ठीक है ना। तो वो 2 क्या है जनरली, देखो इसका स्क्वायर करा 2 1, देखो फिट हो रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज है, तो यहाँ पर उसी चीज को दिखाओ। यहाँ क्या करा हमने, 1 सेंटीमीटर की यहाँ पर यहाँ तक लाइन खींची, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की। उसके बाद फिर परपेंडिकुलर यहाँ से हमने क्या करा, 1 सेंटीमीटर, जैसे इसको आप सेंटर लेकर और इसको 1 सेंटीमीटर आर्क लेकर ऐसा आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसा आर्क जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो तो ऐसा जाएगा, ठीक है, एक चीज। दूसरा, ये जब 1 है, ये 1 है, अभी मैंने बताया, तो ये कितना होगा, √2 होगा, तो इसको ज्वाइन कर दो, तो ये तो √2, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, पाइथागोरियन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये √2 आ गया ना, ठीक है। तो अब इसको आप इधर से भी दिखा सकते थे वैसे तो, ठीक है। तो अब ये जो लेंथ है, इसको स्केल से अगर आप ले सकते हो या कंपास से जो फिल करोगे लेंथ को, ये लेंथ एक्चुअली √2 है, तो ये √2 आप यहाँ से दिखाओ, इस चीज को फिल कर लो और यहाँ से आर्क लगा दो, तो ये 1.414 अप्रोक्सीमेट लगभग होता है डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ कहीं जाके आर्क कट करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो पॉइंट आएगा एक्चुअली ये √2 होगा, ठीक है। तो ये इस तरह मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है आपको, इसमें वही दिया हुआ है, इन्होंने भी ऐसे कुछ लिया हुआ है, इन्होंने यहाँ से ट्राइंगल बनाया हुआ है, मैंने इधर ट्राइंगल बना दिया, कोई बात नहीं। जैसे यहाँ से 1 सेंटीमीटर का लिया और यहाँ से इस तरह खींचकर बनाया और फिर उसका ऐसे आर्क लगाया, तो वो ये जो आया है ना, ये यहाँ से आता कि लेंथ √2 है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आया होगा समझ, अब इसको भी देखना, नहीं मैं फिर बताऊंगा। उसके बाद देखो ये चीज़ है, इरेशनल नंबर को इस तरह उन्होंने बनाना शुरू किया था, रिप्रेजेंट करना शुरू किया था, बनाना शुरू किया था। फिर देखो आगे रिमार्क में देखो वही सारी चीज़ें हैं कि यहाँ बोला वी यूज द सिंबल दिस, जो रेडिकल का साइन होता है ये, ठीक है, और उसको पॉजिटिव स्क्वायर रूट हम लेकर चलते हैं, ठीक है। और इन्होंने पाई के बारे में भी कहा है कि पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है।
पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई को हम पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं बना सकते हो। अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि पाई तो हम जो मेंसुरेशन वगैरह में यूज़ करते हैं, पाई केवल 22/7 ही यूज़ करते हैं, और 22/7 को ध्यान से देखो, ये तो इरेशनल है क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म बना रहा है, तो ये तो है, तो फिर हम पाई को क्यों बोल रहे हैं कि पाई इरेशनल नंबर है? तो देखो इसके पीछे की सच्चाई ये है कि एक्चुअली 22/7 इसकी रियल वैल्यू नहीं होती है, मतलब असलियत में इसकी वैल्यू ये नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि पाई की डेफिनेशन कुछ और है। मैंने जब भी सर्कल चैप्टर बताया होगा तो मैं हर बार बताता हूँ, ठीक है ना। पाई की डेफिनेशन क्या होता है? पाई बेसिकली क्या होता है? कांस्टेंट नंबर दिया होता है, ठीक है, और किसका कांस्टेंट नंबर होता है? द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर। सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर, किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर एक रेशियो आता है, वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड नंबर ही पाई होता है। जब इसको आप निकालेंगे तो वो कुछ डेसिमल में जाता है, रुकता नहीं, चलता चला जाता है, टर्मिनेट नहीं होता। टर्मिनेटिंग नोट उनके आगे बताऊंगा मैं, तो और डिटेल में बता दूंगा। तो वो होता है, तो पाई इस वजह से इरेशनल नंबर होता है। ये इस वजह से हम 22/7 इसके ले लेते हैं, क्योंकि इसको डेसिमल में बनाए ना, तो इसके पॉइंट में कुछ थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट नियर बाय आ जाता है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। 22/7 को डेसिमल में बनाए तो उसके लगभग नियर बाय आती है, इस वजह से हम ये यूज कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं इस चीज को। बट एक्चुअल में पाई 22/7 नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम पाई को डेसिमल में भी लिखते हैं 3.14, ठीक है, आगे को मुझे भी नहीं पता है, ऐसे डिजिट्स चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, वो वैल्यू होती है, उसी के नियर बाय इसके डेसिमल वैल्यू होती है, इस वजह से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो असल में पाई जो है इरेशनल नंबर है, ठीक है। उन्होंने ग्रुप में लिखा हुआ है कि आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए विदाउट एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन और प्रूफ, ठीक है, अभी इतना ही समझिए, ठीक है। तो अब इसके बाद कुछ दो थ्योरम है जो समझा देता हूं मैं, क्योंकि वो थ्योरम जो है आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करनी आनी चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन कर पाओगे। जो अगली एक्सरसाइज है आपकी 1.2 वो प्रूफ करने वाली है, आपको शो करने होंगे कि ये जो आपको दे दिया जाएगा नंबर की, शो दैट इट इज इरेशनल नंबर, तो पूरा प्रूफ है। उसके स्टेप से कुछ बच्चे उसको रट लेते हैं, उसके स्टेप्स को रट लेते हैं, तो रटने को तो मैं नहीं कहूंगा, आप उसको समझिए, आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, इसमें क्या है, सबसे पहले थ्योरम को समझ लो, जो थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे। पहली थ्योरम यहाँ पर ये दी हुई है कि ए अगर कोई नेचुरल नंबर हम लेकर चले, इफ ए इज एनी नेचुरल नंबर, ए कोई भी नेचुरल नंबर हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद कहा है इन्होंने कि पी इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता होगा ना क्या होता है, पी कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, ठीक है, जो खुद से और 1 से ही डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता है। 2, 3, 5, 7, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, क्योंकि वो 2 और 5 से डिवाइड हो जाता है, और 10, 11 है, 11 प्राइम नंबर है, 12 नहीं है, 13 है, तो प्राइम नंबर ये हो गए तो खुद से और 1 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, तो वो प्राइम नंबर। तो पी प्राइम नंबर है, ए कोई नेचुरल नंबर लिया है हमने, तो सच दैट पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। देखो हमने क्या करा, एक ऐसा प्राइम नंबर लिया तो पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है, जो हमने नेचुरल नंबर लिया हुआ था ना यहाँ पर, उसके स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है वो प्राइम नंबर। तो ये गारंटी है, रिजल्ट, ये थ्योरम ये कहती है कि अगर वो प्राइम नंबर पी इस नेचुरल नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो गारंटी है कि वो पी है, ऑल्सो विल ऑल्सो डिवाइड्स ए, उस ए को भी डिवाइड करेगा। चलो एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को, अभी जनरल थ्योरम शायद कम समझ आए हो। जैसे कि मैं ले रहा हूँ एग्जांपल में, चलो 4 ले लिया, चलो मैंने, ठीक है, या 2 ले लिया, 2 कोई नेचुरल नंबर लिया, ठीक है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। एक प्राइम नंबर ले रहा हूं मैं 2, और 2 4 को डिवाइड कर रहा है, तो 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख दूं, 2 डिवाइड्स 2 स्क्वायर, ठीक है, और क्योंकि वो प्राइम नंबर है तो इसका मतलब जब वो प्राइम नंबर है तो, और वो डिवाइड कर रहा है उसके स्क्वायर को, तो स्क्वायर को थोड़ा सा वैसे 2 × 2 करके लिखेंगे तो डेफिनेटली उसमें है ना कहीं फैक्टर, तभी तो वो डिवाइड कर पा रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि वो जो है ना उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। और एग्जांपल से क्लियर कराता हूं मैं, जैसे कि 9 ले लिया मैंने, ठीक है, तो एक प्राइम नंबर 3 9 को डिवाइड कर पा रहा है, तो 3 को भी डिवाइड करेगा इसको ऐसे कुछ समझ के। वैसे इन जनरल भी होता है, अभी थोड़ा सा इतना ही समझो छोटे लेवल पर, इन जनरल भी होता है, ठीक है।
तो वो चीज़, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, शायद आपको उससे समझ आ जाए। ठीक है, जैसे मैंने 6 लिया, ठीक है, अब 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही समझ सकते हो कि 2 डिवाइड्स 6, तो 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा। तो देखो ये वाला जो 2 है, या तो इनमें से किसी ना किसी को तो डिवाइड करेगा, वो तो हमें दिख रहा है कि यहाँ 2 को डिवाइड करेगा, इस वजह से तो कर पा रहा है, कुछ ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ये थी थ्योरम। थ्योरम को अप्लाई करना कैसे है वो मैं बताऊंगा अभी वहाँ पे क्वेश्चन में आके। नेक्स्ट थ्योरम एक और दी हुई है आपकी, थ्योरम 2। इसमें ये कहा गया है कि अच्छा, यहाँ ऊपर जो थ्योरम बताया इसके जनरलाइज भी इन्होंने कर रखा है कि पी ए कोई नेचुरल नंबर लिया है इन्होंने, और एन भी नेचुरल नंबर लिया है, और पी प्राइम नंबर है। अगर पी जो है डिवाइड्स कर रहा है ए रेज टू पावर एन को, ए पावर एन को, तो गारंटी है कि पी जो है ए को भी डिवाइड कर, जनरलाइज कर दे। जैसे पावर एन है या 2 थी इस वाले में, वो जनरलाइज कर दी। अब आते हैं थ्योरम नंबर 2 पर। थ्योरम 2 में कहा है ए एंड बी आर एनी नेचुरल नंबर, ए एंड बी कोई 2 नेचुरल नंबर लियो। यही थ्योरम जो 6 की तरह वाली बात कर रही है थ्योरम 2, यही वाली बात है उसमें। देखो इसमें क्या कहा है, थ्योरम 2 में बोला है ए और बी 2 नेचुरल नंबर हमने ले लिए, ठीक है। तो बोला है कि P अगर कोई प्राइम नंबर है और P अगर AB को डिवाइड करता है, P को प्राइम नंबर लिया है हमने, प्राइम P, और वो डिवाइड्स AB का मतलब A मल्टीप्लाई B, तो मैं AB लिख देता हूँ, AB, देन रिजल्ट ये कहेगा देन ईदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। मतलब अगर ए और बी 2 नेचुरल नंबर लिए, उनका मल्टीप्लीकेशन यानी कि ए बी को अगर वो प्राइम नंबर पी डिवाइड कर रहा है, तो गारंटी है कि पी इसके फैक्टर में किसी एक को तो करेगा ही करेगा, या तो ए को डिवाइड करेगा या फिर बी को डिवाइड करेगा। वही ये कह रहा है कि या फिर दोनों को डिवाइड करेगा, ये भी बात है। और बोथ, ये भी लिख देता हूँ, और बोथ हो सकता है दोनों को डिवाइड करो, ऐसा एग्जाम्पल हो, सिचुएशन हो, ठीक है ना। तो इस तरह ये थ्योरम है, इनको हमें अप्लाई करना है क्वेश्चन पे। तो अभी मैंने समझा दिए, बाकी क्वेश्चंस में भी मैं समझाऊंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। तो देखो यहाँ इन्होंने एग्जांपल्स, जैसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं इन प्रूविंग द नंबर्स √2 इज ए, देखो शो दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, शो दैट। तो ऐसा नहीं कि एक लाइन का प्रूफ है, पूरा प्रूफ थियोरटिकली करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर कोई कैलकुलेशन ऐसा खास नहीं है, यहाँ पर थ्योरम की तरह लग रहा है। ये इस तरह की चीजें आप शायद पहली बार पढ़ रहे हैं। 9th क्लास में एक चीज़ है कि आप थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें थ्योरेटिकली आपको पढ़ने को मिलेंगी। बहुत सारे ज्योमेट्री पार्ट है जिसमें थ्योरम्स वगैरह हैं, इनको यूज़ करना, अप्लाई करना। तो थोड़ा वैसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूले को अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना, वैसा थोड़ा सा कम पार्ट है। मतलब है, काफ़ी है, मतलब आधा वो है, आधा ये वाला है, आधा थ्योरेटिकली पार्ट है। ज्योमेट्री सेक्शन में थ्योरम्स हैं, प्रूफ्स हैं, वहाँ हर एक में आपको खुद से सोचना पड़ेगा। कुछ इस तरह है, 9th क्लास में होता है जनरली, ठीक है। तो ये पहला है इस तरह का आपका क्वेश्चन। जैसे अब मैं √2 को समझा रहा हूँ कि √2 इरेशनल नंबर, इसको ध्यान से सुनना, और ये इंपॉर्टेंट है। √2 √3 तो आ ही जाते हैं कभी कभार, ठीक है, जनरली √2 और √3। तो पहला मैं समझा देता हूँ, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमें शो करना है, √2 इज इरेशनल नंबर। तो देखो एक चीज है कि इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे कि √2 प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर, √7 इज इरेशनल नंबर, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्टार्ट करेंगे कंट्राडिक्शन से। कंट्राडिक्शन का मतलब हम अपोजिट लेके चलेंगे। अपोजिट लेने का मतलब ये है कि हमें इरेशनल शो करना है, तो हम उल्टा मान लेते हैं, सो एज्यूम कर लेते हैं कि माना कि ये रैशनल है, फिर रैशनल है तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे उसमें थोड़ी सी अंदर एनालिसिस करेंगे और उसकी डिस्कशन करेंगे, लिखेंगे, तो पता चलेगा। बाद में जाकर कुछ थ्योरम्स लगाएंगे, हमें बाद में पता लगेगा कि हमने जो शुरू में अपनी अजम्पशन ली थी, जो हम मान के चले थे, वो गलत सिद्ध हो गई, वो गलत हो गई। कि हमने शुरू में माना था ना कि वो √2, तो किसी ना किसी आपकी ही अजम्पशन को ही वो गलत प्रूव कर देगा। मतलब आप जो चीज मान के चलोगे ना, वो उसी को रॉन्ग प्रूव कर देगा। तो उसका मतलब हम इसको ऐसे क्वेश्चन को बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करते हैं। तो वैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो शुरू में क्या एज्यूम करेंगे, लेट √2 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर।
हमने मान लिया कि √2 रैशनल नंबर है। अब भाई जब ये रैशनल नंबर है, हमारी एजम्पशन है, ठीक है, देन तो √2 को भाई तो फिर हम p/q की फॉर्म लिख सकते हैं जब वो रैशनल है। हमने एजम्पशन की है ना कि भाई वी कैन राइट इट एज p/, और एक चीज ध्यान रखना, जब हमने एजम्पशन लिए कि वो रैशनल है तो हमें हमेशा p/q की सिंपलेस्ट फॉर्म लेकर चलेंगे। यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म क्या थी, मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ था कि वी आर टेकिंग √2 इज p/q वेयर, ये लिखना बहुत जरूरी है। ये चीज जो मैं लिखने जा रहा हूँ, p/q और आप a/v भी लिख सकते हो, ठीक है, वेयर p q आर इंटीजर्स q नॉट इक्वल टू 0। एक चीज और रह गई, हैविंग p एंड q नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। सिंपलेस्ट फॉर्म तो तभी होती ना जब इनमें कुछ भी कॉमन ना आए, तो हम वही वाली फॉर्म लेकर चल रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। p एंड q आर इंटीजर्स q नॉट इक्वल टू 0 हैविंग p एंड q नो कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, के अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हमने ये एज्यूम कर लिया, अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे अपोज के अपॉन में 1 ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से p कितना आएगा, ये आएगा, ठीक है। p इक्वल टू q मल्टीप्लाई √2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड इसका स्क्वायर करेंगे तो पता चलेगा कि p² इक्वल टू q² और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ना, ये चीज समझ आ गई हो ना। √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 मल्टीप्लाई में ही नहीं है ना सब कुछ, दोनों का स्क्वायर कर दिया q², तो p² इक्वल टू 2q² आ गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है, वहां पर तो बाद में आएंगे, देखो p² इसी के बराबर है ना, तो एक चीज इसको ध्यान से देखो, 2 टाइम्स ऑफ q² है ना, तो क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? हाँ हो सकता है। और 2 क्या होता है? 2 क्या है? प्राइम नंबर है। तो सिंस 2 डिवाइड्स 2q², यहाँ चीज एक लाइन लिखेंगे, सिंस 2 डिवाइड्स 2q²। देखो 2 डिवाइड्स 2q², क्योंकि उसमें 2 एक फैक्टर है इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ 2 डिवाइड 2q²। और दूसरा एक और चीज देखो ध्यान से, 2q² बराबर किसके बराबर है? वो है क्या एक्चुअली? p²। तो आप फिर से एक लाइन लिखो, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स, इसको 1 नाम दे सकते हो अभी, 1, 2 डिवाइड्स p², 2 डिवाइड्स p² पे आ गए, क्योंकि हमने ऐसा इसलिए लिख पाएंगे क्योंकि 2q² p² के बराबर है, तो 2 डिवाइड्स p²। अब एक और चीज मुझे बताइए, क्या 2 प्राइम नंबर है? क्योंकि हम थ्योरम लगाने जा रहे हैं वही वाली जो मैंने थ्योरम 1 बताई थी। 2 प्राइम नंबर, यस। ऑल्सो यहाँ पे लिख देंगे, सिंस 2 इज प्राइम नंबर, तो दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ थ्योरम लगेगी। थ्योरम क्या लगेगी? जो वही थ्योरम कहती थी कि कोई भी प्राइम नंबर अगर p² को डिवाइड कर रहा है तो रिजल्ट ये कहता है कि वही प्राइम नंबर उस p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स p, 2 डिवाइड्स p, 2p को डिवाइड करेगा। हमने ये यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है। आगे का स्टेप देखो, आगे का स्टेप ये है, सिंस 2 डिवाइड्स p, तो देखो जरा, जैसे कि मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ, मैं पहले एग्जांपल के तौर पे समझा दूं कि 2 अगर 6 को डिवाइड कर रहा है तो 6 के अंदर एक फैक्टर 2 है, तभी तो डिवाइड कर पा रहा है ना, मतलब 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2, मतलब तो यही हुआ ना। वैसे ही यहाँ पर 2 डिवाइड्स p, मतलब p को अगर फैक्टराइज करें अगर, तो p के अंदर एक फैक्टर 2 आएगा, यानी कि p जो है मल्टीपल है 2 का। तो p को कैसे लिख सकते हैं? नाउ लेट p इक्वल टू 2m टाइप का ही तो होगा। 2m टाइप का मतलब क्या है कि 2 उसके अंदर एक फैक्टर है, p में एक 2 फैक्टर जरूर है, तो 2 मल्टीप्लाई समथिंग कोई नंबर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर वैसे ही लेट कर सकते हो, m क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोई भी इंटीजर हो जाएगा। वेयर यहाँ लिख देंगे, क्योंकि m आपने नया कुछ इंट्रोड्यूस किया तो उसको बताना पड़ेगा भाई वो क्या है। तो m इज इंटीजर, m इज इंटीजर। तो p 2m टाइप का हो जाएगा, 2m जैसा दिखेगा ना, जैसे कि 2 डिवाइड्स 14, तो 14 को अब क्या लिख सकते हो? 7 टाइम्स 2 लिख सकते हो ना, उसी तरह, ठीक है। तो p 2m टाइप का हो जाएगा। अब p 2m टाइप का है तो भाई जो मैंने 1 लिया था ना यहाँ पर, p² इक्वल टू 2q², वहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो वहाँ p की वैल्यू रखो, तो वहाँ p की वैल्यू पुट इन 1, ये चीज 1 में रखेंगे, तो
तो वहाँ p की जगह रखेंगे तो 2m का होल स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर होगा, एक चीज, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर, ये हो जाएगा 2q स्क्वायर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 है, यहाँ 4 है, तो थोड़ा सा कट सकता है, ये डिवाइड में जाके काट देगा तो बचेगा क्या, 2m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, ये बचा, ठीक है। फिर से वही चीज यहाँ पे भी वैसा ही अप्लाई करते हैं। देखो 2m स्क्वायर दिख रहा है ना, 2 मल्टीप्लाई m स्क्वायर, तो यानी कि 2 से तो डिवाइड हो ही रहा हो ना, तो लिख लेते हैं सिंस 2 डिवाइड्स 2m स्क्वायर, और 2m स्क्वायर किसके बराबर है, q स्क्वायर के बराबर, तो लिखेंगे 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, और 2 क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, सेम चीज दोबारा कर रही हूँ, q के साथ कर रहे हैं बस। तो बाय थ्योरम, थ्योरम क्या कहती है, कोई प्राइम नंबर अगर q स्क्वायर के डिवाइड कर रहा है तो वो 2q को भी डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड्स q, बट ये तो कंट्राडिक्शन आ गया, यही है कंट्राडिक्शन। शुरुआत में वहां हमने एक चीज दिखाई थी, वहां पर उसको भी कुछ स्टार या 1 या 2 नेम दे देते, मैंने दिया नहीं था वहां पर, वो रब कर दिया है। तो वहां ये ऐसा ही वहां भी दिखाया था मैंने कि 2 डिवाइड्स, सॉरी मैंने यहाँ स्क्वायर कर दिया, जट है, वहां पर मैंने दिखाया था कि 2 डिवाइड्स p, और यहाँ हमने दिखा दिया 2 डिवाइड्स q। तो एक चीज है, 2 नंबर p को भी डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि p में 2 है एक फैक्टर, q में भी 2 फैक्टर है, बट ये कंट्राडिक्शन, बट ये तो गलत है, क्योंकि शुरुआत में हमने क्या पहले ये अज्यूम करा था, क्या अज्यूम करा था कि वो रैशनल नंबर है हैविंग p एंड q नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, p और q में कोई भी 1 के अलावा फैक्टर कॉमन नहीं आएगा, बट यहाँ तो कॉमन हमने ये दिखा दिया करके कि भाई p और q दोनों में 2 एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये चीज तो गलत आ गई। तो दिस नाउ आपको बस कंक्लूड करना है, दिस contradicts our assumption, हमारी assumption को contradict कर रहा है, जो हमने assume किया था कि माना कि वो rational है, वो गलत कर रहा है ये खुद ही। This contradicts our assumption that √2 is rational, हमने यही तो माना था, उस assumption को गलत प्रूव हो रहा है ये चीज। This contradicts our assumption, hence जब वो हमारी assumption हमने ली कि वो रैशनल, हमने assumption ली थी, वो गलत सिद्ध हो गई कि वो रैशनल नहीं है। जब वो रैशनल नहीं है तो भाई इरेशनल। दिस इम्प्लाइज √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। 2-3 बार देखना इस पार्ट को, नहीं समझ आया बार बार देखना, आपको समझ आ जाएगा, और प्रूफ बाकायदा आपके एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है पूरा, उसको समझना, मैंने भी यहाँ बताया हुआ है, ठीक है। एक एक स्टेप को समझना ध्यान से, जो नहीं समझ आएगा मुझे बताना, मैं उसमें हेल्प करूँगा, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में देखो, एग्जांपल 2-3 दिए, √3 का भी दिया, √3 में √p का भी दिया हुआ है इन जनरल, ठीक है। फिर ये इससे आगे वाले तो मैं चलो बाद में बताऊंगा, पहले इतने समझ लो, इतने करो कोशिश, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज में देख लूँ एक बार, आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1, 2, 3 कम से कम इतने तो करो, ठीक है। बाकी मैं बताऊँगा 4 जैसे भी एग्जाम्पल दिए हैं अपॉन में करके, ठीक है। तो इतने आप करना, बाकी आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।